तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। चैप्टर का नाम है क्या है? स्टाफिंग। इससे पहले हम लोगों ने 2 चैप्टर देखा है। नंबर 1 इज़ अ प्लानिंग, नंबर 2 इज़ अ ऑर्गेनाइजिंग। उससे पहले हमने एक टॉपिक देखा था कि मैनेजमेंट क्या होता है। फिर मैंने आपको बताया कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। तो मैंने आपको बताया कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को 5 भागों में बाँट दिया गया। नंबर 1 इज़ अ प्लानिंग, नंबर 2 इज़ अ ऑर्गेनाइजिंग और नंबर 3 इज़ अ स्टाफिंग, नंबर 4 इज़ अ डायरेक्टिंग, नंबर 5 इज़ अ कंट्रोलिंग। हम जब कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला काम होता है कि हम उसको क्या करते हैं? क्या करते हैं अनामिका? प्लानिंग करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? ऑर्गेनाइज़ करते हैं। मतलब कि जैसे आपने कोई भी बिज़नेस तैयार किया है। ऑर्गेनाइज़िंग का मतलब क्या होगा कि हम कोई भी सामान, जैसे कि अगर मैं ट्यूशन खोल रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे जो-जो सामान चाहिए होगा, मैं ला के रख दूँगा। अब उसको एक सही ढाँचा में क्या करना है? हमें ढालना है। तो हम लोगों ने ढाँचा भी इसको देखा था, जैसे कि ऑर्गेनाइज़ेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है? जहाँ पे हर व्यक्ति का हर काम को क्या किया जाता है? फिक्स किया जाता है। कुछ ऑथोरिटी उसको दिया जाता है, वो ऑर्गेनाइज़ेशनल स्ट्रक्चर होता है। हम लोगों ने ये चीज़ देखा था। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट हम लोगों ने देखा था कि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है कि एक मैनेजर के अंदर में आप कितने सबऑर्डिनेट वर्कर जो है वर्क कर रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। तो ये सब हम लोगों ने देखा क्या? ऑर्गेनाइजिंग के अंदर में डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी देखा कि हम अपने अथॉरिटी को किस तरह से डेलीगेट कर रहे हैं, बांट रहे हैं। जहां ए इजकल टू क्या होता है? आर होता है। मतलब कि जहां पे अथॉरिटी जा रही है वहां पे ऑटोमेटिक आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जाएगी। ठीक है। और जब अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है तो उसके साथ साथ एक चीज और आता है, दैट इज कॉल्ड द अकाउंटेबिलिटी। मतलब कि आपको जवाबदेही भी रहना पड़ेगा कि अगर आपने नॉन कंप्लीशन ऑफ टास्क है, अगर आपने टास्क को कंप्लीट नहीं किया है, तो क्या वजह थी आपने टास्क को कंप्लीट नहीं किया है, आपको ये भी जिम्मेवारी है कि आप उस चीज को बताएं अपने सुपीरियर को। तो हम लोगों ने ये सब चीज देखा था। फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन देखा था और उसको थोड़ा सा छोड़ दिया था कि उसको बाद में देखेंगे। तो ये सब चीज हमारा क्या था? प्लानिंग था, ऑर्गेनाइजिंग था और हम लोगों ने थोड़ा सा मैनेजमेंट भी देखा था। यहां तक में कोई दिक्कत है आपको अनामिका? नो सर। अब हम एक नया चैप्टर में जाते हैं, दैट इज द वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। दैट इज चैप्टर का नाम है स्टाफिंग। देखो, आपने एक बिजनेस खोल रहा है, आपने एक बिजनेस खोला है। बिजनेस खोलने से पहले आपने पहला काम क्या किया? ये क्या? प्लानिंग किया। ऑर्गेनाइजिंग भी आपने अच्छे से कर लिया। तीसरा नंबर का जो काम होता है स्टाफिंग होता है, स्टाफ रखना। स्टाफिंग मतलब क्या होता है? स्टाफ रखना, ये रिक्रूटमेंट करना। आपने जो भी बिजनेस खोला है, आप अकेला ही तो इस चीज को नहीं ना चला पाएंगे। बिजनेस को चलाने के लिए आपको कोई ना कोई एम्प्लॉय चाहिए होगा। तो क्या करेंगे? जब हम कोई एम्प्लॉयमेंट, जब मेरे को मेरी जो कंपनी है उसके अंदर में मुझे एम्प्लॉय चाहिए होगा, तो हम कहाँ से लाएंगे एम्प्लॉय? हम क्या ब्रह्मा जी हैं कि खुद से ही ये ले आएंगे उठा के कि भाई ऐसे चुटकी मारे मेरे अंदर में एम्प्लॉय आ गया? नहीं, हमको रिक्रूटमेंट निकालना पड़ेगा। जैसे जिस तरह से सरकार वैकेंसी निकालती है कि भाई मेरे मेरे यहाँ पे जगह खाली है, आप लोग आइए मेरे यहाँ के, मेरे अंदर में आके आप लोग काम करिए। हम लोगों ने वैकेंसी निकाला है, उसको बहुत भागों में बांटा गया। फिर वैकेंसी के कौन कौन से चरण होते हैं वो भी इसको इसके अंदर में देखना है। तो स्टाफिंग में क्या होता है ना कि हम लोग क्या करते हैं, एक अच्छे आदमी को चूज करते हैं जो मेरे अंदर में आके मेरे काम को अच्छे तरीके से करे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द स्टाफिंग। इसके डिफिनेशन को देखते हैं। ठीक है अनामिका, कोई दिक्कत होगा तो आप बताइएगा हमको। यहां तक में कोई ओके दिक्कत सर। है? नो सर। ओके। स्टाफिंग, स्टाफिंग कहता है स्टाफिंग कंसिस्ट ऑफ मैन पावर, प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, compensation, promotion, and maintenance the managerial personnel. Finding the right person to the right job, having the right qualification, doing the right job at the right time. देखो, स्टाफिंग का सबसे बेटर डिफिनेशन जो होता है, फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। जो मेरे कंपनी में जॉब का पोजीशन खाली है उसके लिए एक हम अच्छे व्यक्ति को खोजेंगे, फाइंड करेंगे जिसके पास हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन। मतलब कि मेरे जो कंपनी में जो जॉब का पोजीशन खाली है उसके लिए हम एक अच्छे आदमी को तो खोजेंगे ही। और उसके अच्छे आदमी का मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर में रूप रंग अच्छा हो, वो बड़का शाहरुख खान लगता हो, उससे हमको कोनो मतलब नहीं है। अच्छे का मतलब हुआ कि उसके पास एक राइट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एक अच्छी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जैसे कि मेरे पास अकाउंटेंट का जगह खाली है, तो हम किसी सेल्समैन को नहीं भर लेंगे, हमको कोई अकाउंटेंट ही चाहिए। उसके लिए जो जो वो डिग्री उसके लिए चाहिए होगा, हम वो चीज़ को खोजेंगे कि मेरे अंदर में जो जो स्टूडेंट बीकॉम किया होगा, जिसके पास जीएसटी का नॉलेज होगा, टैली का नॉलेज होगा, अकाउंटेंट का नॉलेज होगा, वही इस क्वालिफिकेशन के लिए सही है और इस जॉब के लिए सही है। तब हम उसको क्या करेंगे? रिक्रूट करेंगे। ठीक है। तो
स्टाफिंग का मतलब होता है कि फाइंडिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब, मतलब कि एक सही जॉब के लिए जो मेरे अंदर में मेरे जो कंपनी में जो जॉब का पोजीशन खाली है उसके लिए एक हम सही आदमी को खोजते हैं जिसके पास एक सही क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और तब क्या करते हैं, उस वैकेंट जॉब, वो जो खाली जगह रहता है उसको हम भरते हैं कि आप आइए मेरे अंदर में, अब आप जो है काम करिए। तो देखो ये जो हम जॉब का जो सिलसिला होता है ना, ये रिक्रूटमेंट का जो सिलसिला होता है उसी को इसके अंदर में देखना है कि कैसे कैसे करके उस आदमी को हम अपने वैकेंट जॉब जो रहता है उसको कैसे कैसे उसको हम लोग चयन करते हैं, किस तरह से उसको अपने अंदर में काम करते हैं, उसके अंदर में कौन कौन सा चरण है, वो सब चीज़ को हम देखेंगे, इसको डिटेल में देखना है। ओके, तो स्टाफिंग के डिफिनेशन में कोई प्रॉब्लम है आपको तो बताइए। सर एक बार और बता दीजिए। देखो स्टाफिंग कहता है कि स्टाफिंग इज द फाइंडिंग द राइट पर्सन टू द राइट जॉब हैविंग अ राइट क्वालिफिकेशन टू डूइंग द राइट जॉब। मतलब कि मेरे मतलब कि मेरा एक कंपनी है, वहाँ पे एक जगह खाली है कि मुझे एक आदमी की ज़रूरत है जो अकाउंटेंट हो। तो एक हम अच्छे आदमी को चूज़ करेंगे कि आप आइए और आप मेरे अंदर में आके काम करिए, और उसके पास अकाउंटेंट की डिग्री भी होनी चाहिए। ये सब चीज़ हम देखते हैं, जैसे कि सरकार वैकेंसी निकालता है, ये सब उसके एग्जाम्पल हो गए। अब आता है स्टाफिंग के कुछ इंपॉर्टेंस के बारे में। इसका पहला इंपॉर्टेंस होता है प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब। मतलब कि जो हमारे जॉब का जो जगह खाली है उस पे हम एक सही व्यक्ति को चूज करते हैं। अब जैसे कि अकाउंटेंट का जगह खाली है, अब किसी सेल्समैन को तो ला के नहीं ना बैठा देंगे भाई। अगर सेल्समैन को ला के बैठा देंगे, अगर उसको अकाउंटेंट का जानकारी ही नहीं है, उसके पास वो क्वालिफिकेशन ही नहीं है, तो क्या वो काम सही से कर सकेगा? बताइए अनामिका। मेरे पास खाली है जगह अकाउंटेंट का, मैंने आदमी रख लिया सेल्समैन वाला, तो वो काम सही से करेगा उस क्षेत्र में? तब तो वो बहुत ज़्यादा गलती नो करेगा। सर। नो सर। ओके, ग्रोथ ऑफ इंटरप्राइजेस, मतलब कि जब आप एक सही आदमी को चूज करते हैं, उस वैकेंट जॉब का जो जगह खाली है, अगर मुझे अकाउंटेंट का जगह मेरे कंपनी में खाली है, मैंने एक अच्छे अकाउंटेंट को रखा, तो हमारे इंटरप्राइजेस का क्या होगा? ग्रोथ होगा। हमारे कंपनी का क्या होगा? ग्रोथ होगा। समझ में आ रहा है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, मैंने एक बात कहा था, मैंने कल आपको ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर में मैंने समझाया था, या फिर कि अगर किसी, जैसे कि अनामिका को खाना बनाना अच्छा आता है, तो उसको रिसोर्स का इस्तेमाल करने भी अच्छे से आता होगा कि कौन चीज़ इतना डालना है, चीनी कितना डालना है, अगर चाय बनाना है तो चाय पत्ती इतना डालेंगे, तो वो रिसोर्स का ज़्यादा बर्बादी नहीं करेगी। उसी तरह से होता है यहाँ पे कि अगर आप सही जानकार हैं, अगर आप अकाउंट, मुझे मेरे कंपनी में सीए का जगह खाली है, मैंने सीए ही रखा है, अच्छा सीए है, तो वो वहाँ के रिसोर्सेज को अच्छे से इस्तेमाल कर पाएगा। वही ये कहना चाह रहा है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, किसी भी संसाधन का इस्तेमाल वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से कर सकेगा क्योंकि वो उस फील्ड का एक्सपर्ट है। ठीक है। हेल्प इन कॉम्पिटिटिंग, ठीक है, हमें दूसरों की, जब देखो अगर तुम उस फील्ड के एक्सपर्ट हो ना, तो बगल वाले से तुमको कंपटीशन करने में भी क्या आएगा? मजा आएगा। ठीक है। अब आप, जैसे कि मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ, मेरे बगल वाला में भी कोई रहेगा, तो चलो उससे टक्कर लेते हैं पढ़ाई लिखाई में, क्योंकि मैं उसी फील्ड का एक्सपर्ट हूँ, वो भी उसी उसी फील्ड का है, तो कंपटीशन भी वहीं पे जो है अच्छा लगता है, वहीं पे मजा भी आता है कंपटीशन करने में भी। राइट। उसके बाद होता यस है सर। इम्प्रूव द जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मॉरल ऑफ द एम्प्लॉय। यहाँ पे क्या होता है, जो एम्प्लॉय होते हैं उसके मॉरल का मतलब कि अंदर की जो भी चीज़ होती है, एक नहीं होता है कि आपका मॉरल डाउन है, मतलब कि आप अंदर से ही डाउन है, तो ये क्या होता है ना कि एम्प्लॉय के अंदर में एक मॉरल जो है वैल्यू क्या करता है? एनहांस करता है, उसको बढ़ाता है। स्टाफिंग, स्टाफिंग के बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। देखो अगर स्टाफिंग करेंगे ना, तो मॉरल बढ़ाने का सबसे बड़का तरीका क्या है कि अगर आप, जैसे कि अब देखो तुमको समझ में नहीं आया होगा कि मॉरल कैसे बढ़ जाएगा जगह पे, मतलब कि रखने का। इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या होता है कि तुम अनामिका मेरे अंदर में काम कर रही हो, मैंने तेरे काम से खुश होकर तुमको कहा कि सुनो, तुम सेल्समैन हो ना, अब तुम मैनेजर बन जाओ। मैंने तुमको क्या किया? प्रमोशन दे दिया, तुमको सेल्समैन से क्या बना दिया? मैनेजर बना दिया। तो तुम्हारा मॉरल ये बढ़ा ना, ओ माय गॉड, मेरे सर ने मेरे लिए इतना अच्छा काम किया, अब मैं सर के लिए और ज़्यादा काम करूंगी। राइट। वही चीज़ यहाँ पे कहना चाह रहा है कि इंप्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मॉरल ऑफ द एम्प्लॉय। रिक्रूटमेंट से ये सबसे वही चीज़ होता है। हम लोग आगे भी जो है इसमें देखेंगे ट्रांसफ़र क्या होता है,
प्रमोशन क्या होता है, ये सब चीज़ इसमें देखना है। समझ में आ रहा है? इसको और समझाऊँ? नो सर, आ रहा है। अब देखो, स्टाफिंग का जो है ना प्रोसेस देखते हैं क्या होता है। मैंने सब में आपको कहा था कि प्लानिंग में भी प्रोसेस है, ऑर्गेनाइजिंग में भी प्रोसेस है, स्टाफिंग में भी प्रोसेस है, रिक्रूटमेंट का भी प्रोसेस है, डायरेक्टिंग में भी प्रोसेस है, कंट्रोलिंग में भी प्रोसेस है। तो स्टाफिंग का भी प्रोसेस है। नंबर 1 प्रोसेस कहता है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्रूटमेंट। पहले क्या होता है कि मेरे पास एक कंपनी है, ठीक है, तो पहले हम एस्टिमेट करेंगे कि हमारे जॉब में, हमारे जो कंपनी के अंदर में कितने जगह खाली हैं जॉब के लिए, और कौन कौन से जगह पे खाली है। सेल डिपार्टमेंट में खाली है, अकाउंटेंट में खाली है, स्टॉक में खाली है। तो उस चीज़ के लिए क्या करेंगे, पहले हम बैठ के सोचेंगे या देखेंगे कि हमारे जो कंपनी है उसमें कहाँ कहाँ जॉब खाली है। एस्टिमेट करेंगे, अनुमान लगाएंगे। देखती होगी तुम, जब वैकेंसी आता है गवर्नमेंट सरकार का, तो उसमें कहता है कि 432 सीट खाली है कंप्यूटर वाले के लिए, 282 सीट खाली है कितने के लिए, जिसके पास टैली सीखा हुआ है। ऐसे करके आता है। आप लोगों ने कभी वैकेंसी देखा है आपने? नो सर। तो वैकेंसी में जब भी कोई भी किसी भी तरह का वैकेंसी आता है, जब सरकारी जॉब के लिए जब वैकेंसी निकलता है, तो उसके अंदर में ये सब चीज़ दिया हुआ रहता है कि इतना जगह खाली है, मतलब कि इतने सीट है। तो वो सीट क्या है, एस्टिमेशन है कि हाँ, इस कंपनी के अंदर में इतना इतना एस्टिमेट किया गया है कि इतने इतने जगह खाली है, और इतनी इतने जगह के लिए ही रिक्रूटमेंट निकला हुआ है, वैकेंसी निकला हुआ है खाली जगहों के लिए। वही कहना चाह रहा है। कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। ओके। उसके बाद होता है जब एस्टिमेशन, जब हम एस्टिमेट कर लेते हैं कि मेरे जैसे कि मैंने एस्टिमेट कर लिया कि मेरे कंपनी में इतने एम्प्लॉय की ज़रूरत है, अब मुझे वैकेंसी निकालना चाहिए। तो जब अगला काम होता है, एस्टिमेट करने के बाद क्या हम बैठ जाएंगे कि अच्छा एस्टिमेट कर लिए, चलो अब बैठ जाते हैं। यार आगे का भी तो काम हुआ करेंगे ना। तो आगे का काम ही क्या कहलाता है, रिक्रूटमेंट कहलाता है। हम वैकेंसी निकालते हैं अखबार के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से। इसमें बहुत सारे माध्यम भी दिया होगा, ठीक है। तो टेलीविज़न के माध्यम से, या फिर अखबार के माध्यम से, या फिर वेबसाइट के माध्यम से क्या करेंगे, हम रिक्रूटमेंट निकालते हैं कि आइए 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 मेरे कंपनी में काम करिए। मेरे कंपनी का नाम है चाय वाला, ठीक है, इतने इतने वर्कर की काम है, उसको इतने साल की एक्सपीरियंस चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड द रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट के बाद काम खत्म नहीं होता है, उसके बाद चलता है सिलेक्शन का प्रोसेस। हम लोग इसमें टॉपिक भी है, सिलेक्शन है, रिक्रूटमेंट है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, हम लोग वो भी देखेंगे। और रिक्रूटमेंट का भी प्रोसेस है, सिलेक्शन का भी प्रोसेस है। कौन कौन से प्रोसेस होता है सिलेक्शन के टाइम में, जब आपका जॉब लगता है ना। जैसे किसी सरकार ने वैकेंसी भरा, तो सरकार ने वैकेंसी निकाला। निकालने से पहले क्या किया होगा, एस्टिमेट किया होगा कि मेरे पास इतना इतना वैकेंसी, ये जॉब के लिए ये डिपार्टमेंट में खाली है। फिर उसने क्या किया होगा, रिक्रूटमेंट निकाला होगा। पहले क्या किया, एस्टिमेट किया सरकार ने कि मेरे कंपनी में इतने जगह खाली हैं ये चीज़ के लिए, सेल डिपार्टमेंट के लिए, स्टॉक के लिए, अकाउंट डिपार्टमेंट के लिए। उसके बाद का काम क्या होता है, रिक्रूटमेंट करना, वैकेंसी निकालता है अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से निकाल दिया। उसके बाद का काम होता है सिलेक्शन करना। सिलेक्शन के अंदर में भी बहुत सारा प्रोसेस होता है, रिटन एग्जाम होता है, मेडिकल होता है, बहुत कुछ होता है, उसको हम देखेंगे बाद में। इसका दैट इज द सेकेंड टॉपिक, हटाइए। जब आपका सिलेक्शन हो जाता है अनामिका, उसके बाद का होता है प्लेसमेंट। आपको जगह दिया जाएगा कि आप इस क्षेत्र में जाके काम करिए, आप यहाँ पे जाके ये भी काम करिए। आपने सुना होगा फलनावा का बेटा को मिल गया है प्लेसमेंट, तो कहाँ गया है भाई, गोरखपुर गया है काम करने के लिए। तो उसको प्लेसमेंट मिला है, जगह मिल गया काम करने का। कहाँ मिला, तो गोरखपुर मिला, तो आपको प्लेसमेंट मिला है। उसके बाद जब आप प्लेसमेंट के लिए आपको दे दिया जाएगा, तो आपको कंपनी आपसे ट्रेनिंग करवाता है। ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, दैट इज़ द लास्ट प्रोसेस। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आपसे ट्रेनिंग करवाएगा। ट्रेनिंग कराने का सबसे बड़ा का रीज़न ये होता है कि ताकि ट्रेनिंग से आप, अगर कुछ चीज़ आपके अंदर में जानकारी नहीं है, तो आप अपने बड़ों और सीनियर से क्या करें, सीख सकें, इसलिए ट्रेनिंग किया जाता है। तो आपका स्टाफिंग का प्रोसेस कंप्लीट हुआ, बताइए कोई दिक्कत है तो। और वैसे भी आपका जो है क्लास रिकॉर्ड हो ही रहा है, अगर ऑफ भी होगा तो आप डायरेक्ट देख सकते हैं इसको फिर से। बताइए कोई दिक्कत है इसमें? नो सर।
चैप्टर आपका बस अब कंप्लीट ही होने वाला है, 2 टॉपिक बचा है और कंपोनेंट ऑफ एलिमेंट। सर जी आपको कंपनसेशन में क्या बताए थे सर? कहाँ कंपोजिशन है? इसमें स्टार्टिंग